हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के। ठीक है, कितने नंबर के? 20 नंबर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। हमको इसको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ते हैं तो हमारा ही नुकसान है। तो आप लोग इतना कंफर्म रखिए कि ये 20 जो नंबर हमको क्या मिल रहा है, बोनस के रूप में मिल रहा है, तो ये कहीं जाए नहीं, क्योंकि इसमें केवल क्या करना है, हम लोग को ट्रिक करना है। ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिए कि इसको ट्रिक करना है, तो आप लोग कभी भी इसको 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको छोड़ेंगे नहीं और इसको अनिवार्य रूप से करेंगे। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे अगर पूरा वीडियो देखते हैं हमारा तो। ठीक, तो ऐसा तैयारी कराएंगे, ऐसा तैयारी कराएंगे कि 100 में 100% गारंटी है हमारा कि पूरा 100 में 100 नहीं तो 99% तो आप लोग लाएंगे ही। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में प्रतिदिन जुड़ना न भूलें। कल से हम व्याकरण के, पर्सनल व्याकरण के वीडियो डालेंगे और उनके साथ गद्य खंड से और काव्य से भी क्या कुछ प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि आप लोग को ये 20 नंबर जो मिल रहा है बोनस के तौर पे, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर पूरा वीडियो देखेंगे आप लोग को तो बात समझ में आएगी। एक एक प्रश्न आपके एक एक नंबर के बराबर है। ठीक है ना। आपके पेपर में 20 नंबर यही दिलाएंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहे। और जितने भी ये कक्षा 10 के हैं विद्यार्थी उन्हीं के लिए पर्सनली है। किसके लिए है? कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पर्सनल है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला हमारा प्रश्न दे रहा है, इसे ध्यानपूर्वक स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग। पहला प्रश्न दे रहा है हमारा कि चिंतामणि के रचयिता हैं। हम लोग को बताना है कि चिंतामणि के लेखक, रचयिता बोल रहा है ना, तो इसके रचयिता लेखक कौन है हम लोग को बताना है। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि चिंतामणि के लेखक कौन है। चिंतामणि के लेखक कौन है? देखिए, हमारा ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और क्या चौथा हमारा ऑप्शन दे रहा है प्रेमचंद्र। तो हमको बताना है कि इनमें से चिंतामणि के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो देखिए, चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हमारा क्या सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखा है 100, ये सी नंबर ऑप्शन आप लोग का क्या है? सही है। बात समझ में आया? अब देखिए, अब आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के कुछ रचनाओं के नाम जान जाइए आप लोग। ठीक है, इनके कुछ रचनाओं के नाम जान जाइए। देखिए, जैसे राम कुमार वर्मा के कुछ रचना हैं, जैसे दीपदान, पृथ्वीराज। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें। बात समझे? ये सब क्या है? एकांकी है। अगर विधा की बात करें तो विधा ये हमारी क्या है? एकांकी। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं की बात करें हम, ठीक है ना, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं क्या? प्रतिध्वनि, तितली, लहरों के राजहंस। ठीक है, स्कंदगुप्त, दुर्स्वामिनी, बहुत सारी उनकी क्या है? रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। ठीक है ना। बात समझ में आया? तो इतना ध्यान रखना है कि ये तीसरा ऑप्शन हम लोग का क्या है? सही है। चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न दे रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। हम लोग को क्या बताना है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो पहला दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, तीसरा दिया है यशपाल और चौथा दिया है राजेंद्र यादव। हम लोग को बताना है इन चार ही ऑप्शनों में से, कमेंट करके आप लोग बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र। बात समझ में आया? अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो अभी इनका क्या बताएं? एक रचना बताएं चिंतामणि,
पहले ही प्रश्न में है। दूसरे है, तीसरा ऑप्शन जो दिया है यशपाल, यशपाल के अगर रचना की बात करें हम, ठीक है ना, तो जैसे इनकी रचना है झूठा सच, क्या झूठा सच इनकी रचना है। और राजेंद्र यादव की बात करें हम तो भारत, क्या है, भारतीय शिक्षा है, क्या है, भारतीय शिक्षा। तो आप लोग इस वीडियो में ध्यान से बने रहेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। जो नहीं कोई बताता होगा वो भी बताया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके क्या पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं वो क्या हैं, प्रेमचंद्र हैं। कौन है, प्रेमचंद्र, ठीक है, कौन है, प्रेमचंद्र। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हम लोग को बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हम लोग को क्या बताना है कि नाटक उनका नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन दे रहा है लहरों के, क्या लहरों के राजहंस, और चौथा ऑप्शन दे रहा है स्कंदगुप्त। हम लोग को बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हम लोग को क्या बताना है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो देखिए ध्रुव स्वामिनी भी इनकी क्या है, नाटक है, और स्कंदगुप्त भी इनका ही नाटक है। किसका, जयशंकर प्रसाद का। और क्या स्कंदगुप्त भी क्या है, इन्हीं का नाटक है। और लहरों का राजहंस जो है वो क्या है, इनका नाटक नहीं है। किसका, लहरों के राजहंस के नाटक, क्या ये नाटक नहीं है। और इसके लेखक कौन है, ठीक है ना, इसके लेखक लहरों के राजहंस के तो मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश, ठीक है ना। बात समझ में आया, राकेश, बात समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। हम लोग को बताना है कि जीवनी, क्या शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। पहला दे रहा है कि धर्मवीर भारती, पहला ऑप्शन दे रहा है हम लोग को धर्मवीर भारती। दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्रेमचंद्र, क्या दे रहा है, प्रेमचंद्र। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। और चौथा दे रहा है अज्ञेय। तो हम लोग को बताना है, हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताना है कि शेखर एक जीवनी किसके, इसके लेखक कौन है। इस क्या है, ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है, उपन्यास है, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्या हैं लेखक हैं, ठीक ना, कौन, शेखर एक जीवनी है वो अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी, ठीक है ना। अगर क्या धर्मवीर भारती की बात करें, ठीक है ना, धर्मवीर भारती की बात करें तो इनका क्या रचना है, ठेले पर हिमालय, ठंडा लोहा, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद प्रेमचंद की रचनाओं की बात करें तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। और विधा की बात करें तो क्या है, वो उपन्यास है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न 5 नंबर है हमारा कि अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है, इसके लेखक के नाम बताना है। क्या बताना है, इसके लेखक का नाम। अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है ये। तो पहला ऑप्शन दे रहा है पांडे बेचंद शर्मा उप, ठीक है ना, की। दूसरा ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तीसरा ऑप्शन दे रहा है हरिवंश राय बच्चन की। और चौथा ऑप्शन दे रहा है श्याम सुंदर दास की, ठीक है ना। तो इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि क्या अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है। तो देखिए क्या प्रश्न है, अपनी खबर के आत्मकथा के लेखक हैं कौन। पहला ऑप्शन जो दिया है हमारा, क्या
पांडे बेचन शर्मा उग्र की, इनकी ये रचना है। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ रचनाओं की बात, ठीक ना। इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। जैसे मेरी यूरोप यात्रा, क्या, जैसे मेरी यूरोप यात्रा, अगर विधा की इसकी बात करें हम तो यात्रा वृत्तांत होगा। क्या होगा? मेरी यूरोप यात्रा का अगर विधा की बात करें तो होगा यात्रा वृत्तांत। अब हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो इनका भी कुछ रचना है। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि नीर का निर्माण फिर, ठीक ना। क्या है? नीर का निर्माण फिर। ये किसका रचना है? हरिवंश राय बच्चन का। और उसकी विधा की बात करें तो क्या है? आत्मकथा। उसकी विधा की बात करें तो क्या है? आत्मकथा। अब श्याम सुंदर दास, इनकी भी एक रचना का नाम सुन लीजिए। तो इनकी भी एक रचना है, क्या? साहित्य लोचन। क्या? साहित्य लोचन। अब विधा की बात करें तो साहित्य, क्या होगा? साहित्य शास्त्र। किसका रचना है? श्याम सुंदर दास की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6ठा नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा, प्रश्न दे रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं। हम लोग को बताना है कि भूषण किस युग के कवि हैं। हम लोग को क्या बताना है? भूषण किस युग के कवि हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है आदिकाल, दूसरा ऑप्शन दे रहा है रीतिकाल, तीसरा ऑप्शन दे रहा है भक्ति काल और चौथा ऑप्शन आधुनिक काल। तो देखिए भूषण जी जो हैं वो रीति काल के क्या हैं? कवि हैं। किस काल के हैं? रीति काल के कवि। ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही है। और आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न दे रहा है कि ललित लालम रचना है। क्या? लालम रचना बताना है। किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने, क्या? मोतीराम की, दूसरा दे रहा है पद्माकर की, तीसरा दे रहा है देव की और क्या? भूषण की। हम लोग को बताना है कि ये ललित लालम रचना है। किसकी ये रचना है? तो देखिए ललित लालम रचना है मोतीराम की। किसकी है? मोतीराम की। इसके लेखक कौन है? मोतीराम। कौन है? मोतीराम, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि यशोधरा रचना है। यशोधरा किसकी रचना है? लेखक का हमको क्या बताना है? नाम बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन दे रहा है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न का हमको आंसर बताना है, लेखक का नाम, कौन इसके रचयिता हैं, कौन इसके लेखक हैं। तो देखिए यशोधरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने ही क्या यशोधरा की रचना की थी। यशोधरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि आंगन के पार, क्या? आंगन के पार द्वार रचना है। इसमें भी क्या बताना है? लेखक का नाम बताना है। किसका नाम बताना है? लेखक का। पहला ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद की, दूसरा अज्ञेय की, तीसरा ऑप्शन दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर की और चौथा क्या? नरेंद्र शर्मा की। चौथा क्या दे रहा है? नरेंद्र शर्मा की। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आंगन के पार द्वार रचना है, किसकी रचना है? तो देखिए आंगन की पार जो रचना है वो अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय जी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। पहला ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा,
दूसरा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दे रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा ऑप्शन दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दीपशिखा किसकी रचना है? तो देखिए दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सही है, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। ये व्याकरण से है। किस चीज़ से है? व्याकरण में रस से है। किस चीज़ से है? रस से। अब देखिए करूड़ रस का अस्थाई भाव बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है रौद्र, दूसरा उत्साह, तीसरा अद्भुत और चौथा शोक। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है, पहले ऑप्शन का अर्थ हो जाएगा रौद्र का होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। दूसरे ऑप्शन की बात करें उत्साह, तो देखिए ये उत्साह वीर रस का क्या है? अस्थाई भाव है। किसका है? वीर रस के अस्थाई भाव है। अद्भुत की बात करें तो अद्भुत का होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। और शोक का बात करें तो ये है करूड़ रस। क्या है? करूड़ रस। क्या है? करूड़ रस। तो यानी कि हमारा करूड़ रस का क्या अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक। यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। करूड़ रस का अस्थाई भाव की बात करें तो क्या है? शोक है। तो देखिए अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम किसका? करूड़ रस की, तो हम किस प्रकार दुखी होते हैं? तो जब हमारी कोई प्रिय वस्तु टूट जाए किसी दूसरे व्यक्ति के से, ठीक है ना, मान लीजिए कोई वस्तु है हमारी, कोई क्या कर दे? उसे तोड़ दे। हमारी प्रिय वस्तु है, तोड़ दे। ठीक है, अब क्या होगा? हमको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। ठीक है ना। अब शोक क्या? करूड़ रस है। आगे बढ़ते हैं। आगे 12 नंबर हमारा प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न दे रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई। क्या दे रहा है? चरण कमल बंदो हरिराई और उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। तो ये प्रश्न पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग बताइए कि चरण कमल बंदो हरिराई ये उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो देखिए आप लोग के सामने ऑप्शन दे रहा है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और यमक। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न दे रहा है, ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। दे रहा है कि यह सममात्रिक छंद है। क्या? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो देखिए अगर हम क्या रोला की बात करें, क्या पहला ऑप्शन क्या दे रहा है हमारा? रोला। क्या दे रहा है? रोला। तो देखिए इसका लक्षण होता है रोले का, ठीक ना, रोले का लक्षण होता है कि क्या होता है? पहले और चौथे चरण में, नहीं सॉरी, पहले और तीसरे चरण में रोले में 11 मात्राएं होती हैं। क्या? पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं रोले में। दूसरा दोहा दिया है ऑप्शन। क्या दिया है? दोहा। तो देखिए दोहे का लक्षण हमारा होता है कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में, क्या दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में
11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11 मात्राएं। बात समझ गए? दोहा का लक्षण कैसे दोहा को पहचानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सोरठा, क्या? सोरठा। तो देखिए सोरठे में होता है ठीक दोहे का उल्टा। क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है सोरठा। सोरठा होता है कि क्या? सोरठा दोहे के ठीक विपरीत यानी कि उल्टा होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 11 कितने? प्रथम और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और लास्ट दे रहा है 4 नंबर हमारा ऑप्शन छंद। क्या दे रहा है? छंद। तो छंद तो होगा नहीं। ठीक है, छंद हमारा होगा नहीं। ठीक है ना, छंद नहीं होगा। तो इसका देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सोरठा, क्या? सोरठा जो ऑप्शन दिया है 100, क्या दिया है? 100, ये हमारा ऑप्शन सही है। क्या? ये दोहे के ठीक उल्टा होता है। और क्या होता है? 11 मात्राएं और 13 मात्राएं इसमें होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, 13 मात्राओं पर यति होता है। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। हम लोग को बताना है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग हम लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है पर्या, दूसरा दे रहा है वरण, तीसरा दे रहा है परि और चौथा ऑप्शन दे रहा है प्र। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं पर्यावरण का संधि विच्छेद तो इसका होता है परिधन आवरण। क्या होता है? परिधन आवरण। इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा पर्यावरण का उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा आगे जुड़कर कोई नए शब्द का निर्माण करता है, हमेशा आगे जुड़ता है, किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हम करें तो परिधन आवरण। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? परि। क्या हो जाएगा? परि। यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है हम लोग को बताना है। प्रश्न क्या दे रहा है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन दे रहा है महा, दूसरा दिया है ता, तीसरा दे रहा है नता और चौथा दे रहा है इनमें से ये सभी। तो देखिए प्रत्यय जो शब्द है, ठीक है ना, ये जब भी जुड़ते हैं शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे अधि, क्या? अधि जैसे शब्द है इसके पीछे हम जोड़े तो प्लस हो जाएगा कार। क्या है? अधिकार। क्या हो जाएगा? अधिकार। जैसे अधिक दे दिया, क्या दे दिया? अधिक प्लस और, क्या हो जाएगा? और। तो इसको हम अगर संधि करें, ठीक है ना, मिलाएं तो हमारा बनेगा क्या? अधिकार। उसी तरह इसका होगा किसका? महानता शब्द में क्या जुड़ रहा है? ता जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ता। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय ता हो जाएगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दे रहा है दुख सुख में समास है। तो दुख और सुख में समास हम लोग को बताना है। आप लोग बताएंगे कि दुख और सुख में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन दे रहा है द्विगु, दूसरा ऑप्शन दे रहा है अविभाव, तीसरा दे रहा है कर्मधारय और चौथा द्वंद्व होगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। द्वंद्व। ठीक है ना।
अब बताना है आप लोग को कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए द्वंद्व समास इसमें क्या है, सही है। क्या है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो है हमेशा क्या होता है, बीच में जुड़ता है। देखिएगा जैसे माता पिता, माता पिता, तो इसमें क्या लगाएंगे, माता और पिता। दूध रोटी, दूध रोटी। उदाहरण बता रहे हैं हम आपको कि जैसे दूध और रोटी, तो दूध में क्या, दूध और रोटी, ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। अगर समास की बात करें तो आपको शब्द देगा दूध रोटी। राजा रानी, तो क्या करेंगे, राजा और रानी। जब ऐसे शब्द आए तो उसमें क्या कर देते हैं, बीच में और शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्या, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। हम लोग को क्या बताना है, अग्नि का पर्यायवाची जो नहीं है उस शब्द को इसमें से चूज करना है। पहला दे रहा है अनल, दूसरा दे रहा है अनिल, तीसरा दे रहा है पावक और चौथा ज्वाला। तो देखिए अनल भी क्या है, आग का पर्यायवाची है। अनिल जो है ये नहीं है, और पावक भी आग का पर्यायवाची है, अग्नि का। और क्या, ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची है। यानी कि हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, अनिल। क्या होगा, अनिल। इसमें से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द, अनिल। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि अभ्युदय, क्या, अभ्युदय शब्द में संधि विच्छेद है। हम लोग को क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है क्या, अभ्युदय। दूसरा दे रहा है ऑप्शन अ प्लस भुदय, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है अवधन उदय है। तीसरा और चौथा ऑप्शन दे रहा है अभिधन उदय। हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है और इसमें कौन सा संधि है। तो देखिए हम संधि की बात करें तो इसमें अगर इसका संधि विच्छेद सही है तो पहले ये जान जाइए कि कौन सा सही है। तो देखिए हमारा जो डी नंबर ऑप्शन दिया है अभिधन उदय, ये हमारा सही है। क्या है, सही है। और इसमें संधि है यण स्वर संधि। कौन सा संधि है, यण स्वर संधि। ये किसका भेद है, स्वर संधि का भेद है। कौन, यण स्वर संधि। अब देखिए यण स्वर संधि में ये होता है ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ री के बाद कोई असमान स्वर, ठीक है, उससे भिन्न कोई स्वर आता है तो ई या बड़ी ई का य बन जाता है, ऊ या बड़ा ऊ का व बन जाता है, और री का र बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या बन गया है, ई के साथ जब ऊ आया है तो य बन गया है। क्या बन गया है, य बन गया है, ठीक है। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न पहले पढ़ते हैं कि मधु शब्द, क्या, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन बताना है। क्या, मधु शब्द का पंचमी एवं विभक्ति और एक वचन बताना है। आप लोग बताइए कि पंचमी विभक्ति एवं एक वचन क्या होगा मधु शब्द का। तो देखिए मधु शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन हमारा हो जाएगा मधुनः। क्या हो जाएगा, मधुनः। ये पहला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। क्या है, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि पठ्यस्थ धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताना है। क्या बताना है, वचन एवं पुरुष बताना है हम लोग को। तो पहला ऑप्शन दे रहा है एक वचन प्रथम पुरुष, दूसरा ऑप्शन दे रहा है बहुवचन मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन दे रहा है द्विवचन मध्यम पुरुष, और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या, एक वचन उत्तम पुरुष। तो देखिए
पठिष्यथ का अगर हम बात करें रूप की तो हमारा हो जाएगा क्या, वचन की बात करें तो हमारा हो जाएगा क्या द्विवचन, और क्या पुरुष की बात करें तो हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुष। यानी देखिए इसमें से मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए वचन की बात करें तो हमारा होगा द्विवचन, पठिष्य का अगर हम क्या करें वचन की बात करें तो हमारा होगा द्विवचन, और पुरुष की बात करें तो हमारा होगा मध्यम पुरुष। क्या होगा, मध्यम पुरुष, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग हमेशा जुड़ते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और डेली बाय डेली आप लोग टाइम से जुड़ा कीजिए। धन्यवाद।